हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2011 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी एक ध्वनि तरंग में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है तो तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य या साउंड वेव कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हम संपीड़न या कंप्रेशन। संपीड़न या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन। और ये जो हमारे खुला हुआ पार्ट होता है ये वाला, इसे बोलते हैं हम स्विरलन या इंग्लिश में रेयर। ठीक है, तो हमें यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है संपीड़न में कंप्रेशन का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया होगा तो उसमें जो है पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रेशर भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और विरलन में या रेयर में ये वहाँ देखेंगे तो पार्टिकल कैसे हो गए, थोड़ा खुले खुले हो गए तो मतलब क्या, डेंसिटी इसकी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसका प्रेशर भी कैसे हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा तरंग का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू जो भी तरंग की लंबाई है, साउंड वेव की लंबाई या लेंथ अपॉन संपीड़न या विरलों की संख्या। संपीड़न या विरलन, ठीक है, दोनों 20-20 हैं तो किसी कुछ भी ले सकते हैं, या संपीड़न ले सकते हैं या विरलन ले सकते हैं, या विरलन की संख्या। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो लंबाई भी हमें सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 100 अभी क्या होगा, सेंटीमीटर में आ गया। अपॉन विरलों की संख्या कितनी थी, 20, तो 20 5 ज़ा, तो 10 5 ज़ा 50 सेंटीमीटर। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है हमें, तो कांच का, और किसके सापेक्ष निकालना है, पानी के सापेक्ष निकालना है, तो पानी का अपवर्तनांक नीचे पुट कर देंगे। ठीक है, तो कांच का कितना दिया जाता, कांच का दिया था 3/2 और पानी का दिया था 4/3, तो ये 3 जाएगा ऊपर और ये 4 जाएगा इस 2 के साथ, तो 3 × 3/2 × 4, तो कितना हो जाएगा 9/8। तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा, काला, लाल या सफ़ेद। जो अर्थ वायर होती है हमारे घरों में उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है। ठीक है, तो किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ये आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, कोई सा भी पूछ सकता है। तो पहला होता है धारा संबंधी नियम, धारा संबंधी। ठीक है, ये क्या होता है इसमें पहले नियम में, कि अगर किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जंक्शन पर हम बात करें, ठीक है, ये वायर है, ये इसमें वायर I1 मान लेते हैं, करंट I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, और इसमें I3 जा रहा है, और यहाँ से I4 ये बाहर जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि जो आने वाला है, जो 1 2 और 3 क्या है, इस पॉइंट पर आ रहे हैं, लेकिन I4 जा रहा है, तो जो आने वाला करंट है वो जाने वाले करंट के बराबर होगा, मतलब कि I4 किसके बराबर होगा, I1 + I2 + I3 की। ठीक है, तो आने वाला करंट जितना करंट आ रहा है उतना ही चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर या इस जंक्शन पर जो नेट करंट होगा, टोटल करंट होगा, वो कितना होगा, 0। ठीक है, तो टोटल करंट कितना होगा, 0, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा है। इसे धारा संबंधी या संधि नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, संधि नियम से भी जाना जाता है, या जंक्शन रूल। ठीक है, तो और ये किसके करंट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पर, या इसे हम हिंदी में कहते हैं आवेश पर। तो किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश पर, तो आवेश पर मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा नियम है वो उसको कहते हैं वोल्टता का नियम, या वोल्टता नियम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड पाथ में जो भी हमारा वोल्ट होगा टोटल, वो किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। ईएमएफ मतलब एक टाइप की एनर्जी, तो ये किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर, ये भी आपको याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण पर। और वोल्ट को लिख सकते हैं V = IR लिख सकते हैं, तो हो जाएगा टोटल IR = टोटल E। ठीक है, E क्या है, EMF। नेक्स्ट,
बाइनरी नंबर इतना के तुल्य दशमलव संख्या में, ठीक है, बाइनरी में दिया है। बाइनरी का मतलब जिसमें 2 डिजिट होंगे, 0 और 1, सिर्फ यही 2 डिजिट यूज़ करी हुई हैं, और दशमलव में पूरी 10 मतलब 0 से लेकर 9 तक। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर दिया 1 1 0 1, ठीक है। तो हम राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। ऐसे करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस और 1 की और इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इस 4 की इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 की इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के 8, तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो दशमलव में कितना हो जाएगा, 13। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सिल्क फार्मिंग या रेशम पालन क्या कहलाता है, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर। तो पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन या मछली पालन, ठीक है। और जो एपीकल्चर होता है वो मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और सेरीकल्चर होता है हमारा सिल्क या रेशम पालन, और एग्रीकल्चर होता है हमारा कृषि पालन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर या प्रोकैरियोटिक या मल्टीसेलुलर या यूकैरियोटिक, ठीक है। यूनिसेलुलर, पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, या जिसमें हम कह सकते हैं सिंगल सेल, ठीक है। और प्रीकैरियोटिक होता है, ये एक टाइप का सेल होता है, ऐसा सेल जिसमें कि उसका न्यूक्लियस, ठीक है, जो कोई भी सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा, जिसे कह सकते हैं एब्सेंट है या नॉट डिफाइन है, ठीक है, अच्छे से उसे डिफाइन नहीं किया। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अच्छे से डिफाइन भी होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। और मल्टीसेलुलर होता है हमारे जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, ठीक है, मोर देन 1 सेल, या जो बहुत सारे सेल से बनी हो कोई भी बॉडी, उसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। तो जो प्रोटिस्टा जगत से होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, प्लास्टोसाइनिन, फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल या जेंथोफिल, ठीक है। तो कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, फाइटोक्रोम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज, वसा में ऊतक, एपिथेलियम या लिगामेंट, ठीक है। तो जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे बोलते हैं हम लिगामेंट, या हिंदी में बोलते हैं उसे स्नायु। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजों का जरायुज को क्या बोलते हैं, विविपेरस अंकुरण होता है, राइजोफोरा में, आम में, आलू में या गन्ने में, ठीक है। तो विविपेरस किस में होता है, राइजोफोरा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, ठीक है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो जो यूनिट एनर्जी की होगी वही हीट की होगी। तो यहाँ तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी यूनिट को भी देख लेते हैं। अर्ग क्या होती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन ये CGS यूनिट होती है, एसआई यूनिट नहीं होती। कैलोरी भी एक एनर्जी की ही यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। और वाट होती है पावर की एसआई यूनिट, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हों तो, ठीक है। तो दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या होता है, P = F/A। लेकिन यहाँ पर ऊपर एरो भी लग रहे हैं। एरो का मतलब ये है वेक्टर मतलब कि जो कि डायरेक्शन भी बताता है। तो हमें ये पता, डायरेक्शन का मतलब कि वो अदिश राशि है, सदिश राशि, जिस पर वेक्टर लगा हुआ है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, या जिसे हम बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। और जिस पर वेक्टर नहीं लगा होता उसे बोलते हैं स्केलर या अदिश राशि, ठीक है। जो हमारे दाब होता है, प्रेशर P, वो कैसी राशि है, वो अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर या सदिश, और एरिया अदिश राशि है, ठीक है। तो P कैसी है, स्केलर। तो P पे एरो नहीं आएगा, P पे एरो पहले और फोर्थ में नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है।
क्योंकि अगर हम एफ पे भी लगा देंगे एरो तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, फिर स्केलर हो जाएगी, सॉरी वेक्टर। लेकिन जो हमारी प्रेशर है वो कैसी है, अदिश राशि है। और जो हम यहाँ फोर्स लेते हैं वो सिर्फ उस एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो इसलिए हम फोर्स पर भी वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ जो प्रेशर में जो हम फोर्स लेते हैं वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाली फोर्स लेते हैं, तो इसलिए उसके भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड। और संवेग होता है पी से डिनोट करते हैं मात्रक 10 से बढ़कर 25, तो इसको मान लेते हैं P1 कितना था, 10 था पहले, फिर P2 बाद में कितना हो गया, 25 यूनिट। तो इस पर कार्यरत बल, ठीक है, तो फोर्स क्या होती है, अगर P और T में रिलेशन की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, 10 से बढ़कर 25, मतलब कह सकते हैं कि P2 माइनस P1 अपॉन टाइम T2 माइनस T1। ठीक है, तो 25 माइनस 10 और T2 5 माइनस 0। ठीक है, पहले टाइम 0 था, 5 सेकंड बाद वो 10 से बढ़कर 25 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 15/5, तो 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट फोर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, अभ्रक मतलब माइका का उपयोग होता है, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, या ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ऊष्मा का सुचालक तथा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इन पर एंगल कितना होगा, चाहे ऊपर इसे काउंट करें या नीचे से काउंट करें, तो दोनों तरफ से कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इसकी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, तो वो कैसी होती है, अगर ग्लोब की बात करें अर्थ की, तो यहाँ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये कितने पर होता है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। ठीक है, तो मुक्त ऑक्सीजन का क्या स्रोत है, वाटर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, हेरिपिन, एंटीबॉडी, थ्रोम्बिन या हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो थक्का बनने को रोकता है उसे हम क्या कहते हैं, हीरेपिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं, यकृत, लीवर में, स्टमक में, पैनक्रियाज में या हार्ट में। ठीक है, तो किस में पाई जाती हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज में या अग्नाशय में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर केमिकली एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो ए विटामिन। ठीक है, ये एसिड है, तो इसमें कौन सा विटामिन है वो बताना है। एस्कार्बिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल या पामेटिक अम्ल। ठीक है, जो एस्कार्बिक अम्ल होता है इसे हम क्या कहते हैं, विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम विटामिन सी भी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के सोर्स क्या हैं, किस किस से मिलता है, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू, आंवला, संतरा या कुछ वेजिटेबल से भी मिलता है, तो ये क्या है, इसके सोर्स हैं ये, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, नियोप्रीन, टेरिलिन या ऑर्लोन। ठीक है, तो क्या होता है, आइसोप्रीन। तो इसका ऑप्शन कैसा ही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्वंथनांक वाला यौगिक कौन सा है, आइसोपेंटेन, एनपेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। तो आइसोपेंटेन का कितना होता है क्वंथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, 28 डिग्री। ठीक है, अप्रोक्स इसका 27.8 से लेके 28.2 तक होता है, तो अप्रोक्स मान लेते हैं इसको कि 28 होता है। तो एनपेंटेन का होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और नियोपेंटेन का होता है 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइसोब्यूटेन का होता है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 36 डिग्री, मतलब कि एनपेंटेन का। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 4n+2, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। परमाणु में नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणुीय द्रव्यमान। तो उसमें क्या मिला था हमें, परमाणु में नाभिक या न्यूक्लियस इन द एटम, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक तो हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया, दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हम उसमें जो भी एलिमेंट मिलाते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है कि हम जो भी हम एलिमेंट मिला रहे हैं उनको एक फिक्स्ड रेशो में मिला रहे हैं। ठीक, और जो हेटरोजीनियस होता है इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जो हम मिक्स करते हैं एलिमेंट उनका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता है। ठीक है, वो रैंडमली किसी भी रेशो में मिलाए जा सकते हैं, उसका फिक्स्ड रेशो नहीं होता है। ठीक है, तो या हम दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें से अगर हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे तो उसमें भी वही रेशो रहेगा जो पूरे होमोजीनियस मिक्सचर में था। ठीक है, लेकिन हेटरोजीनियस में क्या होगा, हर पार्ट का जो रेशो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑप्शन से देख सकते हैं कि जो हमारा एयर होता है, एयर में हमारी बहुत सारी गैसें होती हैं लेकिन उनका जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई या ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई या नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, जो उसका पहले से फिक्स है हमेशा वही रहेगा। तो इसने पूछा है कि कौन सा हेटरोजीनियस नहीं है, तो एयर क्या है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, कोक, पेट्रोल, पैराफिन, मोम या स्नेहक तेल। तो पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है, कोक। ठीक है, जो पीने वाली कोक होती है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धातु एम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर एक काले रंग का यौगिक बना देता है, तो एम को पहचानिए। ठीक है, तो जो हमारा एम जी मैग्नीशियम होता है, अगर इसको हम एक अम्ल से या एसिड से रिएक्शन कराएंगे जैसे H2SO4 से कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, MgSO4 + H2। ठीक है, उसने कहा हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, तो मैग्नीशियम तो कर रहा है, तो मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता। Na की कराते हैं हम HCl से। ठीक है, 2HCl, तो NaCl N2NaCl + H2। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन मुक्त हो रही है या निकल रही है, और तो ये कैल्शियम सी को कराएं HCl से तो ये होता है CaCl2 + H2। ठीक है, तो इन तीनों में मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम तीनों में हाइड्रोजन निकल रही है, तो ये तीनों नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन बचा, तो क्या है ऑप्शन सी, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर की अगर हम रिएक्शन कराएं HCl से, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें, तो यहाँ क्या मिलेगा CuCl2 + H2। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 2 की, और यहाँ 2CuCl2 और 2H2। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई, तो इस यहाँ पर क्या मिला है हमें, वाटर मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, तो हाइड्रोजन मुक्त सिर्फ कॉपर नहीं कर रहा, बाकी के 3 एलिमेंट जो ऑप्शन में दिए हैं वो कर रहे हैं, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, अपॉन परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, तो एक एक करके सबका चेक करते हैं। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट ए ऑप्शन का देखते हैं, 16 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का वेट तो दे दिया द्रव्यमान 16 ग्राम, तो 16 अपॉन इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे, CO2 का, सी का कार्बन का होता है 12 प्लस O का होता है 16, तो 16 और 2 कार्बन है तो 2 की मल्टीप्लाई, तो 12 + 32, तो इसका कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 44, तो 16 अपॉन 44, तो 2 8 जा 2 से 22 जा, 2 से एक बार और कैंसिल होता है, 2 4 जा और 2 11 जा, तो कितना आ गया 4/11। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 समथिंग आएगा। और नेक्स्ट बी, 16 ग्राम ऑफ N2 नाइट्रोजन, तो वेट तो 16 ग्राम ही है, और नाइट्रोजन N का होता है 14, और 2 नाइट्रोजन तो 2 की मल्टीप्लाई, तो इससे कितना हो जाएगा 28, तो 16/28, तो 4 जा 4 7 जा, तो 4/7, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.40, तो 7 5 जा 0.5 समथिंग आएगा। सी, 16 ग्राम ऑफ CH4, तो वेट तो दिया 16 ग्राम, अपॉन उसका परमाणु भार या एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और 4 हाइड्रोजन तो 4 की मल्टीप्लाई, तो 12 + 4, तो कितना हो जाएगा 16, तो 16/16 = 1। और डी,
16 ग्राम ऑफ O2, तो 16 और O2 O का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हैं ऑक्सीजन तो 32, तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 2 जा 32, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इसमें परमाणु की संख्या 0.5, 1 0.5 समथिंग और 0.3 समथिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं 1 के, 1 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है 16 ग्राम ऑफ CH4, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। विभेदित मतलब अलग अलग किया जाता है। KMnO4, Br2H2O, टॉलेंस अभिकर्मक या फ्लेमिंग अभिकर्मक। तो किसके द्वारा विभेदित किया जाता है टॉलेंस अभिकर्मक। और टॉलेंस अभिकर्मक का रासायनिक नाम क्या है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर टॉलरेंस अभिकर्मक की जगह ये भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, तो उसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, Na2O2। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं तो इक्वल टू में 0 लेकर चलेंगे। तो सोडियम की होती है +1 और 2 सोडियम है Na, तो 2 की मल्टीप्लाई, प्लस O की ऑक्सीजन की निकालनी है तो उसकी x मान लेते हैं और 2 ऑक्सीजन है तो 2 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो 2 + 2x इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल तो -1। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए +2, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, OF2। ऑक्सीजन की मान लेते हैं x और फ्लोरीन की होती है -1 और 2 फ्लोरीन है 2 की मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर देंगे तो टोटल का चार्ज कितना है इसमें 0 इक्वल टू, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, और x क्या था ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था किस में +2 होगी, तो किस में होगी OF2 में। ठीक है, इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन हम एक बार चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे जिससे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आ जाए। NaO2, तो कोई भी चार्ज नहीं है इक्वल टू 0, सोडियम की +1, ऑक्सीजन की x मान लेंगे और 2 ऑक्सीजन है तो 2 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/2। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डी NaO3, तो सोडियम की कितनी है +1 और प्लस ऑक्सीजन की इतनी माने हमने x और 3 ऑक्सीजन तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की +2, एक ही ऑप्शन चाहिए थी, वो क्या था बी ऑप्शन OF2। ठीक है, तो वही सही हो जाएगा। और ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपटेट 2021 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपटेट 2019 का पेपर। एंड थैंक यू।